हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप। मैं हूं आपका इकोनॉमिक्स टीचर एंड होस्ट योगेश कौशिक। आज हम डिस्कस करेंगे एक नया चैप्टर इंडियन इकोनॉमिक डेवलपमेंट का, जिसे कहते हैं इंफ्रास्ट्रक्चर। ठीक है, इससे पहले एक अपील है आपसे कि आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करें, जिससे कि आपको फ्यूचर में और अच्छे वीडियो मिलते रहें। ठीक है, अब हम शुरू करते हैं अपना चैप्टर। पहली चीज़ आती है कॉन्सेप्ट ऑफ इंफ्रास्ट्रक्चर। इंफ्रास्ट्रक्चर है क्या, हम जिसकी बारे में डिस्कस कर रहे हैं। इंफ्रास्ट्रक्चर रिफर्स टू सच अ कोर एलिमेंट ऑफ इकोनॉमिक एंड सोशल चेंजेस विच सर्व एज अ सपोर्ट सिस्टम टू प्रोडक्शन एक्टिविटी इन द इकोनॉमी। ये एक ऐसा सपोर्ट सिस्टम है जो प्रोडक्शन एक्टिविटी को प्रमोट करता है। जैसे इंफ्रास्ट्रक्चर का पार्ट है हॉस्पिटल्स, राइट, बैंक्स, ये इंफ्रास्ट्रक्चर का पार्ट है। जिससे कि जैसे आप मान लीजिए हॉस्पिटल्स हैं, तो हॉस्पिटल्स बनेंगे तो सबकी हेल्थ अच्छी होगी, हेल्थ अच्छी होगी तो सभी लोग अच्छे से काम कर पाएंगे, अच्छे से काम करेंगे तो इकोनॉमिक डेवलपमेंट होगा। सपोज प्रोडक्शन एक्टिविटी बढ़ेगी और जब प्रोडक्शन एक्टिविटी बढ़ेगी तो हमारी जीडीपी बढ़ेगी और जीडीपी बढ़ने के साथ साथ हमारा इकोनॉमी भी डेवलप होगी। देयर आर डिफरेंट टाइप ऑफ इकोनॉमिक इंफ्रास्ट्रक्चर, infrastructure. First is economic infrastructure. It refers to all such elements of economic change which serve as a support system to process of इकोनॉमिक ग्रोथ। कोई भी ऐसा सपोर्ट सिस्टम है इकोनॉमिक ग्रोथ के, जैसे बैंक मैंने कहा, तो बैंक इकोनॉमिक इंफ्रास्ट्रक्चर का पार्ट है। बैंकिंग फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन, जितने ज़्यादा बैंक किसी भी इकोनॉमी में होंगे उतना ज़्यादा डेवलप करेगा, क्योंकि ईजिली प्रोडक्शन के लोन अवेलेबल हो जाएगा। दूसरा था सोशल इंफ्रास्ट्रक्चर। इट रिफर्स टू कोर एलिमेंट ऑफ सोशल चेंज विच सर्व एज अ सपोर्ट सिस्टम फॉर द प्रोसेस ऑफ सोशल डेवलपमेंट ऑफ द कंट्री। ये सपोर्ट सिस्टम का काम करते हैं सोशल डेवलपमेंट के लिए। सोसाइटी का डेवलपमेंट कैसे होगा, जब हम पढ़े लिखे होंगे, तो इसमें स्कूल्स एक तरीके से हम कह सकते हैं कि वो सोशल इंफ्रास्ट्रक्चर का पार्ट है, जो हमें एजुकेशन देते हैं, जो हमें ट्रेंड करते हैं, जो हमें स्किल्ड करते हैं। उस स्किल का इस्तेमाल हम कर सकते हैं प्रोडक्शन प्रोसेस में, राइट। अब आता है द स्टेट ऑफ इंफ्रास्ट्रक्चर इन इंडिया। अब इंडिया में इंफ्रास्ट्रक्चर का स्टेट क्या, किस तरीके का इंफ्रास्ट्रक्चर है। पहला आता है एनर्जी। फर्स्ट है एनर्जी। एनर्जी इज द मोस्ट इम्पॉर्टेंट कंपोनेंट ऑफ इकोनॉमिक इंफ्रास्ट्रक्चर। इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन इज नॉट पॉसिबल इफ एनर्जी इज नॉट अवेलेबल। एनर्जी सबसे अच्छा सोर्स है, सबसे प्रोमिनेंट सोर्स माना जाता है इंफ्रास्ट्रक्चर का। क्योंकि एनर्जी नहीं होगी तो हम प्रोडक्शन नहीं कर पाएंगे, राइट। प्रोडक्शन मशीन चलाने के लिए बिजली की ज़रूरत पड़ती है, ऑब्वियसली। तो अगर बिजली नहीं होगी तो मशीनें नहीं चलेंगी, और मशीनें नहीं चलेंगी तो प्रोडक्शन नहीं होगा। एनर्जी इज़ ब्रॉडली क्लासिफाइड इन कमर्शियल एंड नॉन कमर्शियल एनर्जी। कमर्शियल एनर्जी जो कमर्शियल पर्पस के लिए हम यूज़ करते हैं, जैसे बिजनेस के लिए, ठीक है। कंपोनेंट्स ऑफ कमर्शियल एनर्जी: कोल, पेट्रोलियम प्रोडक्ट, नेचुरल गैस एंड इलेक्ट्रिसिटी। चाहे कोयला हो, पेट्रोलियम हो, पेट्रोलियम प्रोडक्ट हो, नेचुरल गैस हो, इलेक्ट्रिसिटी हो, ये सारे कंपोनेंट क्या हैं, कमर्शियल एनर्जी है। क्योंकि कमर्शियली हम यूज़ करते हैं। जैसे पेट्रोल का यूज़ है, पेट्रोल का यूज़ हम गाड़ियाँ, बसेस चलाने के लिए करते हैं। इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करने के लिए करते हैं, जैसे हम थ्रू जनरेटर, राइट। उसी तरह से कोल का इस्तेमाल हम बॉयलर को बॉयल करने के लिए करते हैं, ट्रेन चलाने के लिए करते हैं, घर में खाना बनाने के लिए। तो ये हम इसको कह सकते हैं कि ये आपका कमर्शियल है। कमर्शियल क्योंकि हम इसको बिजनेस पर्पस के लिए यूज़ कर सकते हैं। इलेक्ट्रिसिटी की ज़रूरत पड़ती है बड़ी बड़ी मशीनें चलाने के लिए। कंपोनेंट ऑफ नॉन कमर्शियल एनर्जी: फायरवुड, एनिमल वेस्ट, एग्रीकल्चरल वेस्ट, एक्सेट्रा। ठीक है। कंपोनेंट नॉन कमर्शियल एनर्जी क्या है, जो कमर्शियल, जो हम घरेलू यूज़ के लिए यूज़ करते हैं। जैसे मान लो गोबर गैस हो गया, या फिर जलाने की लकड़ी हो गई, गोबर के उपले हो गए, जैसे हम एनिमल केक बोलते हैं। तो ये क्या है, ये हम
कहीं ना कहीं, और गांव में एक्चुअली एग्रीकल्चरल वेस्ट को यूज़ किया जाता है जलाने के लिए। इनको हम घर में खाना पकाने के लिए, हीट के लिए यूज़ करते हैं। द नेक्स्ट इज कन्वेंशनल सोर्सेस ऑफ एनर्जी। कन्वेंशनल सोर्स है जो हम बहुत पहले से यूज़ करते आए हैं, जैसे कोयला कन्वेंशनल सोर्स ऑफ एनर्जी, जो कि हम बहुत पहले से यूज़ करते आए हैं, जो हमने नया यूज़ करना शुरू नहीं किया है। दूसरा है नेचुरल गैस। नेचुरल गैस भी हम बहुत समय से यूज़ कर रहे हैं, जैसे चाहे एलपीजी हो, चाहे सीएनजी हो, इनको बोलते हैं कन्वेंशनल सोर्स, जिनको हम पहले से यूज़ कर रहे हैं, जो नोन है, जो अभी नए नहीं हैं, जो हमारे लिए अननोन नहीं है। और दूसरा आता है नॉन कन्वेंशनल। नॉन कन्वेंशनल सोर्स ऐसे सोर्स कहलाते हैं जो अभी नए हम यूज़ करते हो, हम ज़्यादा उसको यूज़ नहीं करता है। जैसे उसका पहला है सोलर एनर्जी, सूर्य से मिलने वाली रोशनी। सूरज से मिलने वाली रोशनी को हम इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट करते हैं, जिसका यूज़ खाना मशीनें चलाने के लिए, या घर में एसी, फ्रिज, टीवी, जो भी इलेक्ट्रिकल अप्लाइंसेस है चलाने के लिए हम यूज़ कर सकते हैं। एक इंटरेस्टिंग फैक्ट है, द कंट्री ऑफ राइजिंग सन बोला जाता है जापान को, लेकिन क्योंकि वहाँ पर सूरज सबसे पहले उगता है। लेकिन इंडिया में सबसे अच्छी बात क्या है, क्योंकि इंडिया में सबसे ज़्यादा देर तक सूरज रहता है, ठीक है, जिससे कि इंडिया में सोलर एनर्जी का जो प्रोस्पेक्ट है बहुत ज़्यादा है, क्योंकि आज, ठीक है, तो उसको यूज़ करके हम अपने बिजली के बिल को कम कर सकते हैं। हम जो कोल के ऊपर लोड है, या फिर डैम्स बनाने पड़ रहे हैं, नदियों को हमें रोकना पड़ रहा है फ्लो को, तो उस पर हम वेट को कम कर सकते हैं, उस पर वजन को हम कम कर सकते हैं। दूसरा था विंड एनर्जी। विंड एनर्जी का यूज़ भी टरबाइन के थ्रू यूज़ कर सकते हैं, जिसको कि हम नॉन कन्वेंशनल सोर्स में, जो नया है, जो हम ज़्यादा यूज़ नहीं कर पा रहे हैं। जियोथर्मल एनर्जी हम कह सकते हैं, जैसे ज़मीन के नीचे की जो एनर्जी है, पृथ्वी की ऊष्मा है, उसको हम यूज़ कर सकते हैं इलेक्ट्रिकल एनर्जी के लिए, ठीक है। थर्ड, पावर इलेक्ट्रिसिटी is the most viable form of energy, which is often identified with progress in modernization, civilization is power, commonly called electricity. Electricity, बिजली किससे बनती है? पानी से बनती है, कोयले से बनती है, तो उसको हम यूज़ कर सकते हैं एज अ सोर्स ऑफ एनर्जी, जिससे हम अपने घर के अप्लाइंसेस चला सकते हैं, मशीनें चला सकते हैं। सम ऑफ द चैलेंजेस इन पावर सेक्टर। अब पावर सेक्टर में कुछ चैलेंजेस भी, ऐसा नहीं कि विदाउट चैलेंजेस कुछ भी चीज़ होती है। तो पहला चैलेंजेस है इनएडिक्वेट जनरेशन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। तो इलेक्ट्रिसिटी जनरेशन वो इनएडिक्वेट है, जितनी हमें ज़रूरत है उतनी हम इलेक्ट्रिसिटी जनरेट नहीं कर पाए। आज भी हमारे कंट्री में लगभग 20 से 30% विलेजेस में बिजली नहीं पहुंची है, और जहां पहुंची भी है तो वहां पे लोड शेडिंग इतना ज़्यादा होता है कि जो वहाँ की जनरल पब्लिक है, बिजली को बेनिफिट उनको मिल ही नहीं पाता। लेस कैपेसिटी यूटिलाइजेशन, जैसे हमारी कैपेसिटी बहुत ज़्यादा है इलेक्ट्रिसिटी जनरेशन की, लेकिन आज हम उसका बहुत कम, लगभग 50% या 70% ही पैदा कर पा रहे हैं, जो कि सोचने की बात है। अगर हम अपना कैपेसिटी के अकॉर्डिंग 100% प्रोडक्शन करेंगे तो इलेक्ट्रिसिटी जनरेशन इतनी हो जाएगी कि हम अपने यूज़ करने के बाद भी, अपना खुद का यूज़ को पूरा करने के बाद उसको मार्केट में बेच पाएंगे, अदर कंट्रीज़ को सेल कर पाएंगे, जिससे हमें फॉरेन करेंसी मिलेगी। लॉसेस ऑफ इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड। इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड्स के लॉसेस लगातार बढ़ते जा रहे हैं। उसका सबसे बड़ा रीज़न है ट्रांसमिशन में इलेक्ट्रिसिटी का चोरी हो जाना। जैसे कई लोग ओपन वायर रहते तो कई लोग उस पर तार डाल के बिजली चोरी कर लेते हैं। तो ये भी एक चैलेंज है कि कैसे उस इलेक्ट्रिसिटी की चोरी को रोका जाए। जैसे आज बड़े बड़े शहरों में अंडरग्राउंड लाइंस डाली जा रही, तो उससे जो इलेक्ट्रिसिटी की चोरी है या जो थ्रिफ्ट है, वो उसको हम कम कर सकते हैं, राइट। नेक्स्ट आता है हेल्थ। आप सबने सुना होगा हेल्थ इज़ वेल्थ। अगर आपके पास हेल्थ नहीं है, आप हेल्दी नहीं हो, तो आप कुछ नहीं कर सकते, आप अच्छे से काम नहीं कर सकते, अपना 100% जो आपकी कैपेसिटी है
उसके अकॉर्डिंग वर्क नहीं कर सकते। हेल्थ इज अ स्टेट ऑफ कंप्लीट फिजिकल, मेंटल एंड सोशल वेलबींग। हेल्थ क्या है? फिजिकली मैं मोटा हूँ, मैं हेल्दी नहीं हूँ, राइट। मेंटल तरीके से लोगों को हेल्दी होना चाहिए। थर्ड आता है सोशल वेलबींग, सोशली भी लोगों को हेल्दी होना चाहिए। इट डज नॉट सिंपली मीन एब्सेंस ऑफ डिजीज़। एब्सेंस ऑफ डिजीज़ से कोई मतलब नहीं कि मेरे अंदर कोई बीमारी नहीं तो मैं स्वस्थ हूँ। रादर इट मीन्स द साउंड फिजिकल एंड मेंटल स्टेट ऑफ द इंडिविजुअल कोई भी है, मैं हूँ, आप हो, हमारी जो मेंटल स्टेट है वो क्या होनी चाहिए? स्टेबल होनी चाहिए, अच्छी होनी चाहिए। डेवलपमेंट ऑफ हेल्थ सर्विस आफ्टर इंडिपेंडेंस। इंडिपेंडेंस के पहले हमारा जो रेशियो था, चाइल्ड मोर्टेलिटी रेट या इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट कह दो, या फिर आपका जन्म देते समय बच्चों की मौत है, तो बहुत ज़्यादा थी, जो कि धीरे धीरे करके कम हो रही। देयर हैज़ बीन अ लार्ज स्केल इम्प्रूवमेंट इन हेल्थ फैसिलिटीज़, फॉलोइंग आर द हाईलाइट्स, राइट। तो जो हेल्थ सेक्टर बहुत तेज़ी से बढ़ा है हमारे यहाँ। डिक्लाइन इन डेथ रेट लगातार कम हुआ है। डेथ रेट पहले बहुत ज़्यादा था, क्योंकि हल्की सी बीमारी हो जाती लोग उसमें मर जाते थे। जो आज बीमारियां हमने कोविड जैसी बीमारी में हम लोगों ने सर्वाइव कर लिया, लेकिन अगर पहले कोविड होती तो जो हम 5 लाख 6 लाख डेथ मेज़र किया है हमने या काउंट किया है, वो आज 2 करोड़ या 4 करोड़ होते, ठीक है। रिडक्शन इन इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट ज़्यादा पहले, जहाँ पहले 47 पर 1000 था, वो घट के 28 पर पहुँच गया है, जो कि कम हुआ है, लेकिन और भी कम करने की ज़रूरत है। इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट होता क्या है? इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट मीन्स 1 साल के अंदर बच्चों की डेथ हो, बच्चों के जन्म के 1 साल के अंदर उनकी डेथ हो जाना क्या कहलाता है? इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट। भारत में पहले हेल्थ फैसिलिटीज़ अच्छी नहीं, जिसके कारण बच्चे जन्म लेने के 6 महीने बाद या साल भर बाद ख़त्म हो जाते थे। वो जो सीनेरियो है वो बहुत हद तक चेंज हुआ है। राइज इन द एक्सपेक्टेंसी ऑफ लाइफ। पहले लाइफ एक्सपेक्टेंसी हमारी 34 ईयर्स थी, एवरेज लाइफ 34 ईयर्स थी, जो आज बढ़कर 64 ईयर्स हो गई है। बहुत हद तक चेंजेस आए हैं हमारे यहाँ, जो कि हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर हमारे यहाँ चेंज हुआ है। पहले हॉस्पिटल्स नहीं थे गाँव में, या शहरों में भी बहुत कम हॉस्पिटल, लेकिन आज गाँव और शहरों में दोनों में हॉस्पिटल्स के नंबर्स बढ़े हैं। प्राइवेट सेक्टर भी इसमें आया, जिससे हेल्थ फैसिलिटीज़ इम्प्रूव हुई हैं। उसके बाद आता है कंट्रोल ओवर डेडली डिजीज़ लाइक ट्यूबरकुलोसिस, पोलियो को हमने 100% क्योर कर लिया। तो ये डेडली डिजीज़ को भी कंट्रोल कर लिया थ्रू वैक्सीनेशन एंड ऑल दिस, जिसकी वजह से कहीं ना कहीं एक बेनिफिट हमें मिला है। रिडक्शन इन द चाइल्ड मोर्टेलिटी रेट, जन्म लेते ही साथ बच्चों का मर जाना वो कम हुआ है, क्योंकि पहले जो बच्चे पैदा होते थे उसको दाई, जो कि बिना पढ़ी लिखी होती थी, वो पैदा करती थी, तो उससे क्या होता था, बच्चों के में इन्फेक्शन के कारण उनकी डेथ हो जाती थी। लेकिन धीरे धीरे करके हेल्थ फैसिलिटी सुधरी हैं, आज गाँव में भी हेल्थ क्लिनिक्स, प्राइमरी हेल्थ क्लिनिक्स पहुँची हैं, तो जिसकी वजह से हेल्थ फैसिलिटीज़ में सुधार की वजह से आज ये चीज़ें कम हुई हैं। अब आता है विमेंस हेल्थ, औरतों की हेल्थ। Women in India suffer from serious neglect, not only in the area of education but in the area of healthcare as well. More than 50% women in India, the age around 15 to 14, suffer from nutritional deficiency. भारत में जब हम आज़ाद हुए तो जो मेल लिटरेसी रेट था वो था 25%, जबकि फीमेल लिटरेसी रेट था 7%, जो कि बहुत कम था। तो उन्हें कहीं ना कहीं एजुकेशन में तो निगलेक्ट किया, साथ में हेल्थ फैसिलिटीज़ में भी निगलेक्ट किया गया। आज लगभग 50% औरतें जिनका नंबर 15 साल से 49 ईयर्स के बीच में, वो आज न्यूट्रिशनल डेफिशिएंसी से ग्रस्त हो, उनके अंदर कुछ ना कुछ डेफिशिएंसी है, जो कि ग्रेट कॉज ऑफ कंसर्न है, राइट। तो इस कंसर्न को दूर करना है, तो इसके लिए गवर्नमेंट कई सारे मेजर्स ले रही है, जिससे कि
विमेंस में होने वाली कमी को दूर किया जा सके। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही, बाकी नेक्स्ट वीडियो में हम मिलेंगे। आपको ये वीडियो कैसा लगा कमेंट करके नीचे ज़रूर बताएं। तब तक के लिए बाय।